हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद शिवानी। हम बेसिकली मैथमेटिक्स एंड मोटिवेशन विद शिवानी, क्योंकि मैं मोटिवेट भी करती रहती हूँ आपको पढ़ने के लिए एंड इन पर्टिकुलर मैथ्स पढ़ने के लिए। सो अब थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाए पहले। अब मैथ्स पढ़ना जो है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए, पहले तो ये देख लो। ऑलराइट, जो स्टूडेंट्स मैथ ले चुके हैं सबके लिए जरूरी नहीं है मैथ्स पढ़ना, पर अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, नॉन मेडिकल पढ़ रहे हो या और किसी कॉम्बिनेशन में मैथ्स पढ़ रहे हो, तो एक चीज तो जो मैं बहुत दिल से आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये कि मैथ्स जो सब्जेक्ट है ना, उससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको दुनिया में मिलने वाला नहीं है। अब मैं मैथ्स को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बात ये है कि साइंटिस्ट ये प्रूव कर चुके हैं कि मैथ्स करते करते ना, अगर आप खो जाते हो ना मैथ्स के किसी क्वेश्चन में, पूरे फोकस के साथ क्वेश्चन करते हो ना, तो आपको ना बहुत हाई लेवल ऑफ मजा आता है मैथ्स करने में। ठीक है, तो एक तो पहली बात यह है, मैथ्स पढ़ना है मतलब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। 10 जगह दिमाग घुमा के और बैठ गए हो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो तो कभी सॉल्व होने वाला नहीं है। ऑलराइट, और दूसरी बात, क्वेश्चन भी तभी सॉल्व होगा, मजा भी तभी आएगा अगर आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ मैथ्स में डूब जाओगे। तो एक एक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ। जरूरी नहीं है कि पूरी एक्सरसाइज आप उतनी मतलब कर लो, एक प्लेज ले लो कि मैं पूरी एक्सरसाइज में अपनी कंसंट्रेशन बना के रखूंगा या रखूंगी। ठीक है, अगर अभी तक आप कंसंट्रेशन की, फोकस की प्रॉब्लम है, तो आप एक क्वेश्चन के लिए अपनी कंसंट्रेशन को यहाँ वहां मत जाने दो। जब आप एक एक क्वेश्चन में कंसंट्रेट करना सीख जाओगे ना, तो फिर इवेंचुअली एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन, दो से चार, चार से पूरी एक्सरसाइज में आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ उसको करना सीख जाओगे। ठीक है, ये तो कुछ बातें हो गई कंसंट्रेशन की। अब आते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 ऑफ योर क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी बुक। तो 3.4 में आज हम क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगी जो आपको लर्न कर लेने हैं, ब्रेन में ना उनको छाप लेना है, ताकि आप अच्छे से ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओ। नंबर 1। नंबर 2, हम करेंगे क्वेश्चन 1 to 4 ऑफ योर एक्सरसाइज 3.4, और बाकी की जो 5 क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। छोटे छोटे डोजेस में ना हम रोज आगे 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 चलेंगे, ताकि आपके लिए भी हैवी ना हो और आसानी से आप इस फ्लो में बह जाओ, मैथ्स के फ्लो में। ऑलराइट, चलिए, तो हम पहले करते हैं फॉर्मूले क्या लगने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में ना यू आर सपोज टू फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, आपको किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी होगी और बोला होगा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालो इसका और जनरल सोल्यूशन निकालो। प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में ना बेसिकली हम निकालते हैं एंगल्स निकालते हैं कि किस एंगल पे इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, अब प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, पर पहले आप नोट कर लो फॉर्मूले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आपको दिया हो कि साइन जो थीटा है वो 0 है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा की वैल्यू होगी ना, वो होगी n पाई, वेयर n इज एन इंटीजर, z होता है द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। क्योंकि n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, या n 0 भी ले सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। 0, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, -10 पाई, इन सब पे साइन जो होता है ना वो 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू तो निश्चित तौर पे n पाई होने वाली है। नंबर 1। नंबर 2 देखो, 6 फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगी और इससे हम पूरी एक्सरसाइज मजे मजे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर cos थीटा आपका 0 है तो थीटा की वैल्यू होगी 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to the set of integers। ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, मतलब जैसे cos जो है वो 90 पे 0 होता है, सबको पता है, और 90 क्या हुआ, पाई बाय 2, 90 क्या हुआ, पाई बाय 2। अब आप पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स ले लो,
3π/2, 5π/2, 7π/2, -3π/2, -5π/2, -7π/2 एंड सो ऑन। तो उन सब पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो यही दिया है 2n+1 पाई, ठीक है। तो जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उन पे हमारा जो कॉस थीटा है वो 0 होने वाला है, ठीक है। अब तीसरा देखो, अगर tan थीटा आपको 0 दिया है तो इसका भी क्या मतलब होगा, थीटा इक्वल टू n पाई। साइन थीटा के लिए भी n पाई और कॉस के लिए भी 0, मतलब थीटा इक्वल टू n पाई। n पाई के ऊपर थीटा जो tan थीटा है वो 0 हो जाएगा। n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 0 पे या माइनस पाई, -2 पाई, -3 पाई, इन सब पे जो हमारा tan थीटा है ना वो 0 होगा। n इज अगेन एन इंटीजर। अब ये तीन बातें समझ में आ गई। चलो आगे सुनो। इफ, अब अगर आपको ऐसा नहीं दिया कि साइन थीटा 0 है या कॉस थीटा 0 है, आपको दिया है जैसे साइन थीटा जो है 1/2 है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, या साइन थीटा जो है 1/√2 है या कुछ और वैल्यू है, तो 0 तो नहीं दिया ना साइन थीटा की वैल्यू, तो तब आप क्या करोगे, कैसे क्वेश्चन निकालोगे आप कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना मैं आपको 3 फॉर्मूले दे रही हूँ। अभी मत सोचना और पूछना क्यों, कब, कैसे, इसमें ये फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, चुप करके देख लो, नोट कर लो। उसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे ना सारा समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला वहां कैसे लगा, ठीक है। सेकेंड, अगर सपोज आपके पास है ये फोर्थ फॉर्मूला है आपका, साइन थीटा अगर आपके पास साइन अल्फा के बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका थीटा होगा ना उसकी वैल्यू होगी n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इनटू अल्फा, जहां पे n हमारा फिर से क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आ गया जी, अगर कॉस थीटा आपके पास कॉस अल्फा के बराबर है तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू है, ये जो थीटा है जो हमें निकालना है, उसकी वैल्यू हो जाती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहां पे भी n जो है वो इंटीजर है। एंड सिक्स्थ, अगर tan थीटा आपके पास tan अल्फा है तो आपके पास थीटा की क्या वैल्यू होगी, तो थीटा की वैल्यू होगी n पाई प्लस अल्फा। सीधी सी सिंपल सी बात आएगी, n पाई प्लस अल्फा वेयर n इज एन इंटीजर, ठीक है। तो ये 6 फॉर्मूले आप नोट कर लो। इसके बाद हम करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज और आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगेगा, ठीक है। सो हैव अ नोट ऑफ दीज फॉर्मूले। चलो स्टार्ट करते हैं हम अब एक्सरसाइज और देखते हैं ये फॉर्मूले कैसे हम अप्लाई करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल वैल्यूज, ठीक है। आपको प्रिंसिपल और जनरल वैल्यूज फाइंड करनी है, राइट। सो फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस दी हैं, उसकी आपको प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस निकाले। ओके, tan x इक्वल टू √3, तो कुछ लोग बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, tan x तभी √3 होता है जब x की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, π/3, π/3 कितना हो गया, π/3 रेडियंस, मतलब 60 डिग्रीज पे हमें पता है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज जो होती है ना, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यूज जो 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में होती है, ठीक है। और हर एक इस फंक्शन के लिए ना आपको 2 प्रिंसिपल वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है, 2 प्रिंसिपल वैल्यूज मिल जाएंगी और एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या फर्क है, प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है वो 0 से 360 डिग्री के बीच में होगा, नंबर 1। 360 डिग्री इंक्लूडेड नहीं है बट 0 जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू हो जाती है या 0 से छोटी वैल्यू आती है, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में इंक्लूडेड नहीं है मगर जनरल सॉल्यूशन में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो थीटा है ना या एक्स है ना, इनकी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी, बट ये जो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी ना, ये सारी की सारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं होंगी मगर किस में होंगी, जनरल सॉल्यूशन में होगी। तो हर क्वेश्चन में हम पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे, देखेंगे क्या होता है, मैं निकालना सिखाऊंगी आपको,
और उसके बाद हम जनरल सोल्यूशन बनाएंगे उसका, ठीक है। तो चलो पहले tan x इक्वल टू √3, अगर tan x इक्वल टू √3 है, सबसे पहले देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे दिया है tan x इक्वल टू 0? 0 तो नहीं दिया, तो जो फर्स्ट 3 फॉर्मूले मैंने आपको करवाए वो नहीं लगेंगे। 4 5 6 जो है ये उस टाइप का है, ठीक है। 4 और 5 और 6 जो 6th फॉर्मूला था ना वो हम लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब tan x इक्वल टू √3, तो मैं इसको लिख सकती हूँ tan x इक्वल टू tan ऑफ कितना होता है 60, 60 इज π/3, रेडियंस में ही लिखना है आपने एंगल, ठीक है, डिग्रीज में नहीं। सो tan x जो है दैट इज इक्वल टू tan π/3। tan π/3 क्यों लिखा? क्योंकि tan π/3 की ही होता है √3, √3 दिया है तो √3 क्या हुआ tan ऑफ π/3। मैंने इसे क्यों लिखा? क्योंकि फॉर्मूला मेरे पास है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। रिमेंबर अभी किया हमने फॉर्मूला, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n इज एन इंटीजर। अभी हमने ये फॉर्मूला किया, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू tan π/3, ये तो हो गया आपका जनरल सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला। पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने आपको बताया 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा। 0 से 360 डिग्री के बीच में ना 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं आपके। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेके 90 तक, सेकंड होता है 90 से 180, थर्ड होता है 180 से 270, फोर्थ होता है 270 से फिर से 360 डिग्री तक, ठीक है। तो इसे आप ऐसे लिखते हो ना, इसके साइंस ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। चलो अगर आपके पास tan x जो है वो पॉजिटिव है, √3 पॉजिटिव का है, माइनस तो नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो ये 4 क्वाड्रेंट ऐड शुगर टू कॉफी, क्या हम सीखते हैं इससे कि जो tan है वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है। tan एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और एक थर्ड में, सेकंड और फोर्थ में तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू है ना वो ना तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकती है ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकती है। कहाँ आने वाली है? या तो फर्स्ट में और या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। एक तो आपके पास x की वैल्यू निकल गई है π/3, है ना, क्योंकि जब x आपका π/3 होता है तो tan π/3 √3 हो जाता है, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपके पास आ गया π/3, ठीक है। दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? दूसरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन तब होगा जब आपका जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो मुझसे, अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है तो आपने उसको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था π/3 60 डिग्री, तो आपने x लिख लिया 60 डिग्री। पर अगर आपका जो एंगल है वो सेकंड या थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो आपने थोड़ी सी ट्रिक लगानी है। क्या? अगर सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आए तो आप उसको लिख सकते हो पाई, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट होता है पाई तक, 180 डिग्री तक। सो पाई माइनस थीटा करके लिख सकते हो आप उसको। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो आ जाएगा पाई प्लस थीटा, है ना। 180 में थोड़ा सा एंगल ऐड करो, वो कहाँ जंप कर जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आप उसको लिखोगे पाई प्लस थीटा। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड में, तो आप क्या करोगे? देखो यहाँ पे ना जब थर्ड खत्म होता है तो यहाँ पे पहुंच जाता है 2 पाई तक। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या सीखा आपने? सेकंड क्वाड्रेंट वाले एंगल को आप लिखोगे पाई माइनस थीटा, थर्ड वाले को लिखोगे पाई प्लस थीटा, फोर्थ वाले को लिखोगे 2 पाई माइनस थीटा। अब आप बोल सकते हो कि मैम हम सेकंड क्वाड्रेंट वाले को पाई माइनस थीटा क्यों लिखे, हम π/2 प्लस थीटा क्यों ना लिखे? क्योंकि अगर हम π/2 मतलब 90 में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो भी तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। 90 जब याद है y एक्सिस, 90 कहाँ लाई करता है? y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे अगर कोई चीज कोई एंगल लाई करता है, 90 लाई करता है, उसमें आप कुछ भी ऐड करोगे तो आपका जो फंक्शन है ना वो चेंज हो जाएगा। साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का साइन। वैसे 270 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा करोगे तो भी एंगल जो है फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हम x एक्सिस पे जो एंगल लाई करते हैं ना, एक पाई और एक 2 पाई, उन्हीं में पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, बस ये इसी से काम चलाएंगे, ठीक है।
अच्छा, एक प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू मुझे पता है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करनी चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैं लिख सकती हूँ कैसे, tan x इक्वल टू √3, आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब tan x इक्वल टू tan ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने क्या बोला, पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 डिग्री प्लस थीटा क्या है, ये जो पहली आपकी वैल्यू है ना प्रिंसिपल वैल्यू, π/3, यही लिख लो, यही आ जाएगा, पाई प्लस π/3। सो दिस इज tan ऑफ पाई प्लस π/3, कितना बन गया, 4π/3। देखो 4π/3 कितना हुआ, π/3 मतलब 60 इंटू 4 240, 240 डिग्री जो है वो 360 डिग्री के से छोटा ही है, 0 और 360 के बीच में ही लाई कर रहा है, इसलिए ये भी जो है ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू हमारी डायरेक्ट निकल जाएगी, डायरेक्ट निकल गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी। सेकंड के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, टैन थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट के टैन को आप कैसे लिख सकते हो, पाई प्लस, यहाँ पे क्या वैल्यू निकली थी, π/3, तो हम लेंगे पाई प्लस π/3 विच इज 4π/3। आ गई आपके पास दो प्रिंसिपल वैल्यूज। अब आप निकालोगे जी जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन है एक आपके पास π/3, दूसरा 4π/3, एंड जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाता है, आपको फॉर्मूला देखना है, tan थीटा जब tan अल्फा के बराबर है तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा। तो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, अब थीटा तो नहीं है ना, tan थीटा नहीं दिया, क्या दिया है, tan x, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा जो है, अल्फा किसके बराबर है, tan x इक्वल टू, जो पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन आया था ना वो लेना है आपने, दूसरा नहीं, पहला प्रिंसिपल सोल्यूशन था π/3, tan x इक्वल टू tan π/3, तो अल्फा है हमारे पास π/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू n पाई प्लस π/3 वेयर n इज एन इंटीजर। ये मेरा कहां से निकला, ये मेरा जो मैंने आपको फॉर्मूले करवाए थे ना जनरल सोल्यूशन के, उधर से निकला। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा मतलब थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। वैसे ही अगर tan x इक्वल टू tan π/3 तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z, द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, आगे आगे और क्लियर होता जाएगा जैसे हम फर्दर और क्वेश्चंस करते जाएंगे, ठीक है। सो नोट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। चलो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 है sec x इक्वल टू 2। हमने फॉर्मूले किए हैं साइन कॉस और टैन के, क्योंकि इनसे जो बाकी वाले फंक्शंस है ना, कोसेक सेक और कॉट, वो हम इजीली कर सकते हैं। तो यही वाले तीन फॉर्मूले जो पिछले हमने के, उन्हीं से हम ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। sec x इक्वल टू 2, सेक होता है 1/cos, इसका मतलब cos x हो गया 1/2, अगर sec x 2 है तो cos x 1/2 हो गया। अब देखो कौन सा, पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो मेरे पास है वो cos है और वो है पॉजिटिव, उसकी वैल्यू है पॉजिटिव, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। तो cos कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और फोर्थ में सॉरी cos क्या होता है, cos और sec क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड और थर्ड में cos नेगेटिव वैल्यू देता है। तो अगर cos या sec जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब जो आपका एंगल है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। चलो देखते हैं cos x कब होता है 1/2, जब cos x इक्वल टू 1/2, इसका मतलब 1/2 को आप लिख सकते हो cos ऑफ π/3, π/3 क्या हुआ 60 डिग्री, 60 डिग्री पे जो आपका cos है ना उसकी वैल्यू आती है 1/2, ठीक है। तो अगर cos x जो है वो cos 60 डिग्री है, इसका मतलब आपके पास x की वैल्यू एक क्या आ गई, π/3 है ना, cos नेगेटिव तो x की वैल्यू आ गई π/3, फेयर एनफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक प्रिंसिपल वैल्यू आ गई π/3, दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू आपकी लाई करेगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया, कैसे लिखेंगे, देखो सेकंड आ गई, फॉर सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास है cos x एंड cos x इक्वल टू 1/2, इसका मतलब cos x इज इक्वल टू, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं
कॉस, अच्छा पहले तो लिखेंगे कॉस ऑफ 2 पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट को लिखेंगे 2 पाई माइनस, माइनस क्या करेंगे, यही वाला जो पाई बाय 3 था, ये जो पहली वैल्यू निकली है आपकी पाई बाय 3 वाली, सो 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ये हो गया जी आपके पास कॉस ऑफ 2 इंटू 3 6 पाई माइनस पाई बाय 3 एंड विच इज कॉस ऑफ 5 पाई बाय 3, है ना, cos of 5 pi by 3, 5 pi by 3 क्या हुआ, 5 into pi by 3, pi by 3 is, pi by 3 is 60, 60 into 5 is 300 डिग्री, so 300 डिग्री पे भी आपके sec x की वैल्यू 2 आएगी, cos x की वैल्यू 1/2 आएगी, और pi by 3 पे भी, मतलब 60 डिग्री पे भी आपकी cos x की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। तो दो प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई आपकी, एक आ गया pi by 3, दूसरा आ गया 5 पाई बाय 3, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 5 पाई बाय 3। अब देखो जनरल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन में अगर आपके पास है, अभी हमने फॉर्मूला किया, चलो थीटा अल्फा को लेके किया था तो वही कर लेते हैं, कॉस थीटा जब आपके पास कॉस अल्फा के बराबर आता था तो थीटा था आपके पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n जो है वो एक इंटीजर है, इसका मतलब जब आपके पास cos x cos पाई बाय 3, मैंने बोला फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू से ही सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी, फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू से ही आपका जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा, तो जब cos x आपके पास cos पाई बाय 3 है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो ये फॉर्मूला होता है, cos x अगर cos पाई बाय 3 है, अब देखो थीटा की जगह आपने लिख लेना है x और अल्फा की जगह आपने लिख लेना है पाई बाय 3, है ना, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू अगर थीटा की वैल्यू ये होती है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है यहाँ पे पाई बाय 3 प्लस माइनस पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। कैसे किया, इन दो इक्वेशंस को कंपेयर किया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा और यहाँ पे हमारे पास है cos x इक्वल टू cos पाई बाय 3, ठीक है। अगर cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा की ये वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब जब मेरे पास cos x इक्वल टू cos पाई बाय 3 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या आ जाएगा पाई बाय 3, ठीक है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, टेक अ नोट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए थर्ड है हमारे पास cot x इक्वल टू माइनस रूट 3, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर cot x इक्वल टू माइनस रूट 3 है तो इसका मतलब tan x है माइनस 1/√3, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब tan x है माइनस tan ऑफ पाई बाय 6, 30 डिग्री पे tan x की वैल्यू होती है 1/√3, tan ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर रहने दिया माइनस, वैसे ही 1/√3 मतलब tan ऑफ पाई बाय 6। अब अल्फा जो है वो मेरा पाई बाय 6 नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे tan अल्फा है, यहाँ पे माइनस tan अल्फा है, ठीक है। तो मुझे ये माइनस खत्म करना है, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा वाली जो चीज है वो बन जाएगी। अच्छा, इसको खत्म करने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है हमारा एंगल, क्वाड्रेंट फाइंड करना पड़ेगा। सो लिख लेते हैं एड शुगर टू कॉफी, दो क्वाड्रेंट्स निकलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव तो tan भी पॉजिटिव होगा, थर्ड में भी tan पॉजिटिव, तो जो हमारे एंगल है ना वो यहाँ तो सेकंड और यहाँ फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर tan को नेगेटिव होना है तो इसका मतलब ये जो आपका x है ये यहाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, वहीं पे tan नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या करोगे पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो tan ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस, माइनस क्या करोगे, यही जो पहला वाला आपका निकल रहा है ना पाई बाय 6, पाई बाय 6 को माइनस कर दोगे पाई बाय 6, सो दिस इज tan ऑफ 6 पाई माइनस पाई इज 5 पाई बाय 6, पाई बाय 6 into 5, पाई बाय 6 is 30, 30 डिग्री into 5 is 150 डिग्री,
सो पहली बात तो ये आ गई कि फर्स्ट प्रिंसिपल एंगल जो सोल्यूशन है वो आपके पास है 5 पाई बाय 6 मतलब 150 डिग्री। इसका मतलब आपके पास tan अल्फा नहीं tan x, x जो है फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया जी आपके पास 5 पाई बाय 6 है ना। एंड दूसरा देखो, दूसरा अगर tan x इक्वल टू माइनस 1/√3 है तो आपके पास आ रहा है tan x इक्वल टू माइनस tan ऑफ पाई बाय 6। तो इसको आप और कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो tan x इज इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आप लिख सकते हो इसे tan ऑफ फोर्थ में क्या करेंगे 2 पाई माइनस 2 पाई में से क्या माइनस करेंगे, यही वाला जो पाई बाय 6 था ना, क्योंकि 1/√3 की वैल्यू होती है पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 को ही माइनस करेंगे। सो पाई बाय 6, पाई बाय 6। अब ये क्या बना, tan ऑफ 6 2 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6, पाई बाय 6 इज 30, 30 इंटू 11 इज 330। सो इसका मतलब x जो है that is equal to your 11 पाई बाय 6। तो x जो है उसकी दो प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई, एक आ गया 5 पाई बाय 6 और दूसरा आ गया आपका 11 पाई बाय 6, दो प्रिंसिपल वैल्यूज। ठीक है, 5 पाई बाय 6 भी 0 और 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा, 11 पाई बाय 6 मतलब 330 डिग्री, वो भी 0 और 360 डिग्री के बीच में ही लाई कर रहा है। सो फेयर एनफ, ये दो प्रिंसिपल वैल्यूज है। जनरल सोल्यूशन के लिए आपके पास क्या था, व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका मतलब आपने देखा कि जो थीटा है वो किसके बराबर होता है, आपका थीटा होता है आपके पास n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब आपके पास है tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 5 पाई बाय 6, आपके पास है tan x इज इक्वल टू tan ऑफ 5 पाई बाय 6। मैंने बोला फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू, फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू से ही सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू, फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू से ही जनरल सॉल्यूशन। सो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज 5 पाई बाय 6। ठीक है, tan x अगर tan ऑफ 5 पाई बाय 6 है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी n पाई प्लस अल्फा क्या है 5 पाई बाय 6, वेयर n is an integer. So this is your question number 3, आप इसको नोट कर लीजिए। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। वैसे ही करना है सेम तरह से, कोसेक x इक्वल टू -2, इसका मतलब साइन x क्या हो गया -1/2। इसका मतलब कैसे लिख सकते हो, साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, साइन कब होता है 1/2 का वैल्यू लेता है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो 30 को लिख सकते हो पाई बाय 6। साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6, बात नहीं बनी ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होना चाहिए, माइनस माइनस तो कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेंट्स, साइन ले रहा है जी नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू ले रहा है साइन। सो एड शुगर टू कॉफी, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव वैल्यू लेगा, सेकंड में भी। इसका मतलब अब ये जो हमारा साइन है ये या तो थर्ड क्वाड्रेंट में है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या करेंगे 2 पाई माइनस। चलो थर्ड क्वाड्रेंट वाले एंगल के लिए देखते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, इसका मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई प्लस पाई बाय 6। अब आप बोलोगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस गायब हो गया। यस, माइनस गायब हो गया क्योंकि आप साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 करके देखो, वो माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 ही होगा। याद है पिछली एक्सरसाइजेस में हम कर चुके हैं, करके देखिए। साइन ऑफ पाई प्लस है, पाई में आप प्लस करोगे या माइनस करोगे तो साइन का साइन ही रहने वाला है। तो ये बन जाएगा, फिर पाई गायब हो जाएगा, क्या बच जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 6। अब पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो एक क्या लग जाएगा माइनस। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली और इस तरह से आप कर चुके हो अपने पिछले एक्सरसाइज में, साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 आप कर चुके हो। अब माइनस साइन ऑफ पाई बाय 6 को आपने कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में,
तो भूल जाओ यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे क्या था। आप सिर्फ इतना याद रखो कि नेगेटिव भी है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव का जो माइनस है वो भी खत्म हो सकता है। कैसे खत्म हो सकता है? आपने क्या करना है, थर्ड क्वाड्रेंट है तो सिंपल सी बात याद रखनी है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस लेना है आपने, तो बन जाएगा साइन ऑफ पाई प्लस, एंगल क्या है π/6, माइनस जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप में माइनस नहीं आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन ऑफ पाई प्लस, ऑलराइट, माइनस नहीं आने वाला। तो इस माइनस की वजह से कंफ्यूज मत होना। ओके, सो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये बन जाएगा 6 प्लस पाई दैट इज 7π/6। अब आया ना मजा, साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 7π/6। तो आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या मिला, x इज इक्वल टू 7π/6, ये आ गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, कहां पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको क्या करना है, देखो आपके पास है, अभी तक आपके पास है साइन x इज इक्वल टू माइनस साइन π/6, है ना। अब आपने जाना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आप कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब साइन x इज इक्वल टू, ये माइनस छोड़ दो, कैसे लिखोगे, साइन ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2π माइनस 2π माइनस π/6। ठीक है, 2π माइनस π/6, ये माइनस नहीं आएगा, 360 डिग्री माइनस क्या करोगे, π/6, यही वाला जो π/6 था इसी को आप माइनस कर दोगे। करके देख लो, साइन ऑफ 2π माइनस π/6, 2π में से माइनस किया तो साइन का साइन रहने वाला है, 2π खत्म हो जाएगा, बन जाएगा साइन ऑफ π/6। और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होने वाला है, तो इस वजह से ये माइनस साइन आता है। ऑल्टरनेटिवली माइनस साइन ऑफ π/6 जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हो कि क्या एंगल बन रहा है, तो आपके पास आ जाता है साइन ऑफ, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिंपल सी बात याद रखो, क्या करना होता है, 2π माइनस माइनस क्या, यही वाला π/6 आप माइनस कर दोगे, और ये जो माइनस है ये नहीं आने वाला। ठीक है, सो साइन ऑफ 2π माइनस π/6। ये स्टेप में आप कंफ्यूज ना हो, तभी मैंने आपको बताया था सेकंड क्वाड्रेंट को लिखोगे पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट को लिखोगे पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपका एंगल है तो आप लिखोगे 2π माइनस, बाहर प्लस है या माइनस है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, माइनस जो है वो भी खत्म हो जाएगा इस स्टेप में आके। ठीक है, सो साइन ऑफ 2π माइनस π/6। सो अभी तक आपका बन गया, इसका मतलब साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 6 2 12, 12 minus 1 is 11, 11π/6। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेकंड प्रिंसिपल एंगल क्या आ गया आपके पास, सोल्यूशन, सेकंड प्रिंसिपल सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 11π/6। सेकंड प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 11π/6। फर्स्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन आया 7π/6, सेकंड आ गया 11π/6। आप देख सकते हो कि एंगल्स 0 और 360 के बीच में लाई कर रहे हैं। जनरल सोल्यूशन के लिए, जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, ठीक है, आपको पता है व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो इसका मतलब थीटा किसके बराबर हो जाएगा, n पाई प्लस -1 raised to the power n into alpha where n belongs to the set of integers। ये फॉर्मूला हमने अभी अभी किया साइन का, साइन थीटा जब साइन अल्फा के बराबर है, आपके पास है फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, याद रखो बार बार बोल रही हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, साइन x इज इक्वल टू साइन ऑफ 7π/6। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इनटू अल्फा क्या आ गया 7π/6 वेयर n belongs to the set of integers। So this was your question 1 to 4 along with the formulae जो हमने यूज किए। आप अच्छे से इनको पढ़ो, मन लगा के समझो एंड देन सॉल्व करो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन comment me in the comment section and समझ में आया तो of course thumbs up दो and subscribe to my channel। Bye।